एपिसोड 441 टू 450। अध्याय 441 134 एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना, संबंध तोड़ देना _3। सेटिन की सतह पर की गई कढ़ाई अपनी उत्कृष्ट कारीगरी में बेजोड़ थी, जिसने ड्रैगन और फीनिक्स के पैटर्न को इस तरह जीवंत कर दिया मानो वह जीवित हो। अचानक काम जिनसे ने तकिया पकड़ा और उसे ध्यान से सूंघने के लिए अपनी नाक के पास ले गई और उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसने घबराकर तकिया फेंक दिया। हे भगवान, इस पर सचमुच कस्तूरी की खुशबू थी। वह दरअसल 1 साल से इस तकिए का इस्तेमाल कर रही थी। वह खुशबू बहुत हल्की थी, उसकी अपनी खुशबू में इस तरह घुल मिल गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। अगर उसे अभी अभी वह सपना न आया होता जिसमें उसे कस्तूरी की खुशबू याद आई थी, तो वह इसे कभी नोटिस ही न करती। मस्क के साथ थोड़े समय के संपर्क से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने से कम गर्भपात हो सकता है, या सबसे बुरा ये होगा कि बांझपन हो जाए। वह बांझ नहीं थी, उसका बच्चा सीधे तौर पर विकृत था। काम जिनसे का चेहरा अचानक बेहद बिगड़ गया। ये तकिया काम जिनिक्सियन का उपहार था, जिसने कहा था कि उसने इसे खुद कढ़ाई करके उसे और युनशेन को 100 साल की खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं दी हैं। क्या यह आजियान हो सकता था? नहीं, यह जरूर कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो उसका इस्तेमाल कर रहा हो, उसे और उसकी बहन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता हो। लेकिन उसे अचानक वह रात याद आ गई जब आशियान ने युनशेन के अध्ययन कक्ष से किसी को बाहर निकाल दिया था, एक ऐसा तर्क जिसे उसने अब तक नजरअंदाज कर दिया था। उस समय लगभग आधी रात हो चुकी थी। बात करने के लिए ऐसा समय क्यों चुना गया? वह आशियान पर शक नहीं करना चाहती थी, वह उसकी अपनी बहन थी जिस पर वह दिल से भरोसा करती थी। अगर वह भी उसे धोखा दे देती तो वह क्या करती? जिन बातों को उसने पहले जानबूझकर नजरअंदाज किया था, वे अब उसके दिमाग में उभरने लगीं। उसे अचानक जी यूनिया की कही हुई एक बात याद आ गई, वह व्यक्ति तुम्हारे ठीक बगल में है। जी यूनिया को यह सब पहले से ही पता था, जबकि उसे मूर्ख बनाया जा रहा था। जैसे जैसे वह इस बारे में सोचती गई कि कांग जिनिक्सियन ने उसके सामने कैसा व्यवहार किया और कैसे उसने जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए यान यूजिन पर दोष मरने की कोशिश की, वैसे वैसे वह कांग जिनिक्सियन के कुटिल प्रयासों की और अधिक प्रशंसा करने लगी। ये कुतिया! क्रोध से कांग जिनसे की मुठ्ठियां भींच गईं, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने दिल से उसकी परवाह की थी, लेकिन गुप्त रूप से उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उसके देवर को भी बहकाया था। वह हद से ज्यादा बेशर्म थी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वह बाथरूम में कैसे फिसल गई थी। हाँ, इस घर में कांग जिनशियान के अलावा और कौन ये सब कर सकता था? वह अपना कदम उठाने के लिए इतनी जल्दी में थी। खैर, अगर आप निर्दयी हैं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। कांग जिनसे चाहती थी कि वह अभी बाहर जाकर उसका चेहरा नोच डाले, लेकिन उसने अभी भी होश संभाला हुआ था और जानती थी कि ऐसा करने से कांग जिनिक्सियन और भी ज्यादा उद्दंड हो जाएगी। वह वापस लेट गई और आधी रात को सूये को पुकारा, क्योंकि सूये सो रही थी। उसकी आवाज़ अभी भी नींद से भरी हुई थी। जिनसे, क्या हुआ? कल सुबह कैफे में मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। सूये ने उसकी आवाज़ में गंभीरता को भांप लिया और बिना किसी आनाकानी के सहमति दे दी। अगली सुबह सूये की मुलाकात कॉफ़ी शॉप में सादे कपड़ों में सजी कांग जिनसे से हुई, जो थकी हुई और कई साल बूढ़ी लग रही थी और कभी बेहद खूबसूरत रही राष्ट्रीय परी के रूप में उसे पहचानना मुश्किल था। अपने धूप के चश्मे को नीचे करते हुए कांग जिनसे उसके सामने बैठ गई। आप आजकल कैसी हैं? मुस्कुराते हुए सूये ने कहा, ठीक हूँ, और तुम? जिनसे, गर्भावस्था के साथ तुम्हारा पूरा व्यवहार ही बदल गया है। कांग जिनसे ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी कॉफ़ी को हिलाया। तभी सूये ने चिंता जताते हुए कहा, जिनसे, तुम गर्भवती हो, तुम कॉफ़ी नहीं पी सकती। एक घूंट लेते हुए कांग जिनसे ने कहा, इसका स्वाद अच्छा है। सूये कुछ हद तक हैरान रह गई। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कांग जिनसे ने विषय बदल दिया, हुआंग ये के गूचेंग से आपका कुछ संबंध है ना? अचानक हुए इस जिक्र से चौंककर सूये हिचकिचाई, फिर फुसफुसाते हुए बोली, वह मेरा पूर्व प्रेमी है। कांग जिनसे मुस्कुराते हुए बोली, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसने अपने बैग से चीनी मुद्रा के नोटों का एक बंडल निकाला और उसे सूये की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे ले लो, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। सूये ने हाथ के इशारे से तुरंत मना करते हुए कहा, अगर आप आदेश दें जिनसे, तो मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं ये पैसा नहीं ले सकती। पैसा बोलता है और काम करवाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप काम पूरा कर सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद सूये ने जवाब दिया, तो धन्यवाद जिनसे। आपको मुझसे क्या करवाना है? अविश्वास भरी निगाहों से ऊपर देखते हुए सूये ने पूछा, जिनसे? तुम? आंखें सिकोड़ते हुए कांग जिनसे ने जवाब दिया, क्या ये करना बहुत मुश्किल है? सिर हिलाते हुए सूये ने कहा, नहीं, तुमने इतने लंबे समय तक मेरी देखभाल की है। जिनसे, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने में खुशी होगी, लेकिन वह तुम्हारी बहन है। कांग जिनसे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, उसने मुझे धोखा दिया, उसे यही कीमत चुकानी होगी। कुछ देर रुकने के बाद सूये ने कहा, जिनसे, एक बात है जिसे मैं बहुत समय से अपने मन में दबाए हुए हूँ। मैं तुम्हें ये बात बहुत समय से बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे। यह मिस जिनशियान के बारे में है। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए या नहीं। अध्याय 442 134 झगड़े, संबंध तोड़ना _4। कांग जिनसे अचानक सीधा होकर बैठ गया। क्या बात है, बोलो। सूये ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, उस समय जब आपकी माँ का देहांत हुआ था, आप किसी काम में व्यस्त थे और जा नहीं सकते थे, तो आपने मुझे अपने गृहनगर वापस भेजा था ताकि मैं आपकी ओर से अंतिम संस्कार की रस्में संभाल सकूं। आपको याद है ना? कांग जिनसे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसके बारे में क्या? उसे यह आभास हो गया था कि सूये आगे जो कहने वाली है वह एक बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। सूये को बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वह काफ़ी देर तक हिचकिचाता रहा और फिर बोला, मैंने गलती से मिस जिनशियन को खोज लिया। कांग जिनसे अपने होठों पर विजयी मुस्कान लिए कैफे से बाहर निकली।
कांग जिनिक्सियन, मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मरने की कामना करो। तुम थोड़ा इंतजार करो। सूर्य अपनी कुर्सी पर आलस से पीछे झुक गई। कांग जिनसे की दूर जाती हुई आकृति को देखती रही और एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए अपना फोन निकाला। उसने अपनी कनपटी की मालिश की और कुछ देर के लिए खो गई। फिर उसने एक ऐसा नंबर डायल किया जो उसके दिल के बहुत करीब था। कई बार घंटी बजने के बाद कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति बहुत व्यस्त लग रहा था। उसकी आवाज़ दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। हेलो, मैं गुचेंग बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? उसने खिड़की से बाहर तेज धूप को देखा और सहज रूप से आंखें सिकुड़ी। उसकी आंखों की गहराई में प्रकाश की लहरें नाच रही थीं। चेंग, मैं हूँ। गाड़ी धीरे धीरे रेस्टोरेंट के सामने रुकी और युनशु बाहर निकली। वेटर ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। युनशु ने कमरे का नंबर बताया और वेटर उसे दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरों की ओर ले गया। प्रवेश द्वार पर एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसने युनशु को पास आते देख हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेडी युन, सज्जन काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया आइए। इतना कहकर उन्होंने प्राइवेट बॉक्स का दरवाजा खोल दिया। अंदर एक आदमी बैठा था। वह एक ठंडी और उदासीन शीतलता बिखेर रहा था, जैसे कोई चमकीली लेकिन दूर की चांदनी। कदमों की आहट सुनकर उस आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। युनशु मुस्कुराते हुए बोली, श्रीमान पेई, मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसक रही हूं और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप व्यक्तिगत रूप से इतने युवा होंगे। उस व्यक्ति ने स्पष्ट और ठंडे भावों के साथ अपने सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, लेडी युन, कृपया बैठ जाए। युनशु ने औपचारिकता नहीं बरती और सीधे बैठ गई। श्रीमान पेई, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, युनशु ने कहा, ये देखते हुए कि वह व्यक्ति शांत और तटस्थ बना रहा, एक ऐसा अवलोकन जिसकी उसने मन ही मन प्रशंसा की। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाली और उसे उसकी ओर सरका दी। मुझे विदेश से किसी को वापस लाने की जरूरत है। पेई किंगहान की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक सुंदर युवक को ऐसे कोण से लिया गया था जिससे लग रहा था कि यह एक स्वाभाविक तस्वीर है। हालांकि पिक्सेल कुछ धुंधले थे, लेकिन युवक की मासूम और सच्ची मुस्कान बहुत स्पष्ट थी। युनशु ने उसे एक और फाइल फोल्डर देते हुए कहा, यह पूर्वी उपनगर में एक भूखंड का संपत्ति विलेख है। मैंने सुना है कि आप पूर्वी क्षेत्र को एक वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। सब कुछ तैयार है, लेकिन अफसोस, एक अड़चन आ गई है, जिससे पूंजी अधर में लटक गई है। हर दिन की देरी से पैसा बर्बाद हो रहा है। आज मैंने आपके लिए यह समस्या हल कर दी है। पेई किंगहान की निगाहें फाइल पर टिकी रहीं। उनकी आंखों में थोड़ी हलचल दिखाई दी। आपको बस इतना करना है कि इस व्यक्ति को ढूंढकर सुरक्षित मेरे पास ले आइए और बदले में यह जमीन आपकी हो जाएगी। यह एक फायदे का सौदा है, श्रीमान पेई। आपका क्या कहना है? लाभदायक। पेई किंगहान की पतली उंगलियों ने तस्वीर उठाए। उनके पतले होठों पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर लेडी यून इतनी कीमती संपत्ति का सौदा करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को वापस लाना आसान नहीं होगा, है ना? युनशु के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। विदेशों में मौजूद जासूसों ने आखिरकार इस बच्चे का पता लगा लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि स्थानीय अपराधी गिरोह गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। उसे छुड़ाना आसान काम नहीं था। देश छोड़ने से पहले ही किसी भी प्रयास को नाकाम किया जा सकता था, जिससे लक्ष्य को सतर्क करने या इससे भी बदतर बल प्रयोग के शिकार होने का खतरा था। इसीलिए उसने पेई किंगहान के बारे में सोचा था, जिसका देश में काफी प्रभाव था और संभवतः विदेशों में भी उसकी पकड़ मजबूत थी। स्थानीय गिरोह के चंगुल से किसी को छुड़ाने के लिए बस कुछ अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। युनशु ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, श्री पेई एक समझदार आदमी है। अगर आपको कीमत ठीक नहीं लग रही है, तो आप और मांग सकते हैं। जब तक यह मेरी सीमा के भीतर है, मैं आपकी मांगें पूरी कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति लेडी यून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युनशु की आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक उठी। बेशक, ठीक है, मैं सहमत हूँ। युनशु मुस्कुराए और बोली, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर मिलना चाहती हूँ। पेई किंगहान ने हल्के से सिर हिलाया। युनशु संतुष्ट होकर चली गई। फूबाई ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और बोला, बॉस। पेई किंगहान ने फोटो और फाइल उसे सौंपते हुए कहा, फोटो गैलन को भेज दो, मैं उस व्यक्ति से 3 दिनों के भीतर मिलना चाहता हूँ। फूबाई ने आश्चर्य से अपनी बाहें ऊपर उठाईं। वे गैलन का उपयोग करने वाले थे। युनशु ने उसे वास्तव में क्या बताया था? उसने तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को देखा, जो बहुत ही युवा था, लगभग 15 या 16 वर्ष का, सुंदर, भोला भाला और साफ सुथरा। अध्याय 443, 134 विरोध शत्रुता में बदल जाता है, सारे संबंध तोड़ देता है। _5 किसी कारणवश उसे लगा कि वह आदमी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। पेई किंगहान के ठंडे व्यवहार को देखकर उसने और कुछ न कहने का फैसला किया। हेयान ने कांग जिनशियान को घर के बाहर छोड़ा और जैसे ही वह बैठक में दाखिल हुई, उसने देखा कि कांग जिनसे सोफे पर बैठी संतरा छील रही थी और टीवी देख रही थी। जिनसे ने हाथ हिलाकर उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। आशियान, तुम वापस आ गए। बाहर गर्मी है क्या? चाची ली, कृपया आशियान के लिए अपनी ठंडी खट्टी बेर की सूप की एक कटोरी ले आइए। बिल्कुल, मिस कांग। कांग जिनिक्सियन ने चुपचाप भौहें चढ़ाईं और कांग जिनसे के बगल में जाकर बैठ गई। जिनसे ने उसे एक संतरा देते हुए कहा, इसे चखो, इसे माँ की एक सहेली वान्नान से लाई थी। यह अभी अभी तोड़ा गया है और बहुत ताज़ा है। कांग जिनशियान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, बहन। आपको इसे खुद ही खा लेना चाहिए। अचानक जिनसे ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, आह, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मेरा पेट बिना किसी कारण के दर्द कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे को कोई परेशानी न हो। कांग जिनशियान की आंखों में चिंता झलक रही थी और उसने पूछा, बहन, आप इस मामले में लापरवाही नहीं कर सकती। क्या मैं आपको जांच के लिए अस्पताल ले जाऊं? जिनसे ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो गई है, इसके बारे में कल बात करेंगे।
वैसे मैंने सुना है कि आपने शिंगहुआन के साथ अनुबंध किया है, क्या गुचेंग आपका एजेंट है? जी हाँ बहन, तुम क्यों पूछ रही हो? गुचेंग से मेरा थोड़ा बहुत रिश्ता है। मुझे पता ही नहीं था कि वो आपका एजेंट है। जब समय मिले तो साथ में खाना खाते हैं ताकि मेरी खातिर वो आपका और ख्याल रखे। तुम्हारे चेहरे की कीमत कितनी है? काम जिनिक्सियन को मन ही मन घृणा हुई। उसे लगा कि जिनसे को इस बात का एहसास नहीं है। मनोरंजन जगत में जिनसे की छवि खराब थी, भला गुचेंग जैसा शीर्ष एजेंट उसे भला क्यों तवज्जो देगा? हालांकि उन्होंने विनम्रता से कहा, धन्यवाद बहन, लेकिन इन दिनों हम फाइनल परीक्षाओं में व्यस्त हैं और शायद हमारे पास ज़्यादा समय न हो। फाइनल है ना? आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप चैंपियनशिप जीतेंगे। बहन आपको धन्यवाद। बहन के प्यार और स्नेह की कितनी सुंदर तस्वीर है। अचानक जिनसे ने जिनशियन के बालों को सहलाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, पलक झपकते ही तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मुझे अभी भी याद है जब तुम पैदा हुई थी, झुर्रियों से भरी और बदसूरत। अब तुम एक खूबसूरत युवती बन गई हो। समय कितनी तेजी से बीतता है। काम जिनशियान को अतीत की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम सगी बहनें हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी ही तरह हूँ। अगर बड़ी बहन खूबसूरत है तो छोटी बहन भी कम खूबसूरत नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। याद है ना कि वे बहनें हैं। मेरे पति के बिस्तर पर चढ़कर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाते समय ये बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ थी? जिनसे रिश्ते इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहती थी, आखिर वे खून के रिश्ते से बंधी बहनें थीं। अगर आशियान को सच में पछतावा होता तो वह उसे एक मौका देने को तैयार होती। तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आशियान क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है? काम जिनिक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और जिनसे की ओर देखा, जो उसे कोमल निगाहों से देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी माँ बचपन में उसे देखा करती थी। उसके भीतर अवचेतन रूप से कुछ हलचल हुई, लेकिन जल्द ही उसकी तर्कशक्ति ने उसकी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने अपने बालों को कनपटी के किनारे किया और हल्के से हंसते हुए कहा, बहन तुम क्या कह रही हो? मैं भला तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? उसके दिल में अचानक एक तेज धड़कन सी महसूस हुई। क्या उसकी बहन को कुछ पता चल गया था? जिनसे का दिल पल भर में डूब गया। उसकी निगाहें जिनिक्सियन पर गहरी और जटिल थीं। इस स्थिति में भी वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वह मुझे बहन के स्नेह की उपेक्षा करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थी। क्या सच में? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मैंने हाल ही में एक टीवी शो देखा जिसमें दो सगी बहनें एक आदमी के चक्कर में एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। ये बहुत दुखद था। मुझे लगा था कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या आप सहमत नहीं हैं? बोलते बोलते उसने जिनशियन का हाथ पकड़ लिया। काम जिनशियान का दिल एक पल के लिए घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बहन कुछ जानती है और इन शब्दों से उसकी परीक्षा ले रही है। उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया और आश्चर्य से कहा, बहन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? टीवी ड्रामा तो बस टीवी ड्रामा होते हैं। क्या मैं तुम्हारी नज़र में सच में ऐसी इंसान हूँ? बहन, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे भी युनशेन मेरा भाई है। उसके साथ रहना क्या अनाचार नहीं होगा? ये तो सारी नैतिकता के खिलाफ है और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वह काफ़ी अच्छी तरह से अभिनय कर रहा है। अगर पहले ऐसा हुआ होता तो शायद जिनसे सचमुच उसके धोखे में आ जाती, लेकिन अब नहीं। वह दोबारा इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करने वाली थी। जिनशियन ने अतीत में जो कुछ कहा और किया था उसे याद करके वह सिहर उठी। अपनी इस छोटी बहन को वह हमेशा का मानती थी। वह भेस बदले हुए भेड़िया की तरह थी जो किसी भी क्षण बेरहमी से हमला करने के लिए तैयार रहती थी। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 444 134 एक दूसरे के विरुद्ध हो जाओ, संबंध तोड़ दो 6। काम जिनसे ने उसका हाथ थामते हुए आह भरी, यह मेरी गलती है बहन। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। माँ के देहांत से पहले उन्होंने मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था। भले ही हमारे पिता एक न हो, लेकिन आखिरकार हम एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं। आशियान, तुम ही इस दुनिया में मेरी इकलौती रिश्तेदार हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बहन। काम जिनिक्सियन ने खुद को उनकी बाहों में झोंक दिया। भावुक तो हुई, लेकिन उसका दिल सतर्क हो गया। काम जिनसे ने जरूर कुछ पता लगा लिया होगा। ये शब्द जानबूझकर किया गया परीक्षण थे। हाँ, मुझसे मुकाबला करने की सोच रहे हो? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दफनाने के लिए कोई जगह न मिले। वह काम जिनसे से लंबे समय से नफरत करती थी। अगर वह न होती तो उसका इतना दुखद अंत न होता। तुम पर मेरा जो भी एहसान है वह सब तुम्हें चुकाना होगा। काम जिनसे ने धीरे से काम जिनिक्सियन की पीठ थपथपाई। उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। सच में अभी भी दिखावा कर रही हो? देखते हैं मैं तुम्हारे उस श्वेत कमल के मुखौटे को कैसे उतार फेंकती हूँ। कैसी बहन? बस एक हरामजादा। जब तक तुम्हें अपने जन्म और अपने किए गए पापों का पता न चल जाए तब तक प्रतीक्षा करो। मुझे आश्चर्य है कि तुम इस दुनिया में जीने की हिम्मत कैसे जुटा पाओगे। दोनों बहनों ने गहरे स्नेह का प्रदर्शन किया, फिर भी किसी को भी उनके दिलों की गहराई में उमड़ रहे घृणित और विक्षिप्त विचारों के बारे में पता नहीं था। यूनिया ऊपर से नीचे आते हुए गुनगुना रही थी। उन दोनों को इस तरह देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। चाची जियांग और चाची आशियान का रिश्ता कितना अच्छा है। वाकई ईर्ष्या करने लायक है। काश मेरी भी एक बहन होती। उसकी नज़र काम जिनसे के पेट पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। आह, आंटी जियांग का अजन्मा बच्चा मेरी छोटी बहन हो सकता है। कितना अच्छा। जब वह पैदा होगी मैं उसके साथ खेलूंगी और वह मुझे बहन कहेगी। बस यही सोचकर मुझे खुशी हो रही है। काम जिनसे ने चुपके से अपने दांत भींचे। उसकी निगाहें यूनिया के पवित्र और सुंदर चेहरे पर घूम गईं। उसे अपनी पहले की टिप्पणी याद आ गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे सब कुछ पहले से ही पता था। अचानक उसे याद आया, जी यूनिया के लौटने के बाद से ही कभी शांत रहने वाला घर हलचल भरा हो गया था। इन सब बातों का उससे कोई संबंध नहीं था।
जी यूनिया की मुस्कान जितनी प्यारी होती गई, कांग जिनसे के दिल में हैरानी उतनी ही बढ़ती गई। तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। युनशेन निर्दयी थी, युनशु बेरहम थी और कांग जिनिक्सियन के मन में छिपे हुए इरादे थे। वह बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती थी, तो वह इस परिवार में और कैसे रह सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे समय से पहले ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। कांग जिनसे ने अपना हाथ अपने पेट पर रखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, अगर वह यूनिया जितनी प्यारी और समझदार लड़की हो तो ये बहुत अच्छा होगा। यूनिया की निगाहें गहरी हो गईं और गहरे अर्थ के संकेत के साथ उसने कांग जिनसे की ओर देखा। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। चाची जियांग, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों तो मैं यूनिया के शुभ शब्दों को अपना लूंगा। कांग जिनिक्सियन ने चुपचाप भौहें चढ़ाकर उन दोनों की ओर देखा। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसी क्षण युनशु अपनी ऊंची हील की आवाज करते हुए बाहर से अंदर आए। उन तीनों को बैठक में इकट्ठा देखकर उसने अनजाने में ही भौहें सिकोड़ लीं। युनशु आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, हमेशा की तरह और भी ज्यादा उत्साही, लेकिन उसमें एक ऐसी खासियत थी जो दूसरों को असहज कर देती थी। माँ, आंटी युन, दादी। युनशु ने संक्षेप में सिर हिलाया। उसकी बर्फीली निगाहें यूनिया के चेहरे पर घूमी और जैसे ही वह बेडरूम की ओर बढ़ी, उसकी आंखों में कुछ क्षणिक चमक दिखाई दी। अभी का वो भाव। यूनिया का हाथ उसके सीने पर चला गया, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपना लैपटॉप खोला और म्याओ म्याओ नाम का वीडियो देखा। म्याओ म्याओ ने हाल ही में नक्काशी का काम शुरू किया था और यूनिया को अपना काम दिखा रहा था। अंत में उसने यूनिया को लकड़ी से तराशी गई दो आकृतियां दिखाईं, जो हाथों को थामे हुए थीं और बेहद सजीव लग रही थीं। ये दोनों आकृतियां स्पष्ट रूप से उन्हीं और म्याओ म्याओ के मॉडल पर आधारित थीं। उसने देखा कि म्याओ म्याओ की उंगलियों के सिरे कई निशानों से ढके हुए थे, जो पपड़ीदार हो गए थे और देखने में भयावह लग रहे थे। क्या दर्द हो रहा है? उसने चिंता से पूछे बिना नहीं रह सकी। म्याओ म्याओ ने अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कान प्यारी और पवित्र थी, लेकिन जल्द ही उसकी भौहें तन गईं। मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, याया। यूनिया की नाक भावनाओं से झंझना उठी। बहुत जल्द। एक बार जब मैं सभी बुरे लोगों को भगा दूंगी तो मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगी। हम अपने घर लौटेंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। म्याओ म्याओ ने अपना सिर झुकाया। उसका व्यवहार भोला और नादान था। जो कोई भी याया को धमकाने की हिम्मत करेगा वह बुरा इंसान है। मैं उन सबको भगा दूंगी। कोई मेरी छोटी बहन को नहीं धमका सकता। यूनिया आंसुओं के बीच हंसते हुए बोली, हमारा जन्म कुछ ही मिनटों के अंतर पर हुआ था। जन्म के क्रम के हिसाब से तो तुम बड़े भाई होगे, लेकिन जीवन के प्रारंभिक स्वरूप के हिसाब से तो मैं बड़ी बहन हूँ। इसलिए म्याओ म्याओ, तुम छोटे भाई हो। यूनिया का बयान थोड़ा लंबा था और उसमें कुछ जटिल वाक्यांश थे, इसलिए म्याओ म्याओ को इसे समझने में थोड़ा समय लगा, जिसके बाद उसने मुंह फुलाकर और इशारे करके जवाब दिया। अध्याय 445, 134 एक दूसरे के विरुद्ध हो जाओ, संबंध तोड़ दो _7। नहीं नहीं, मैं छोटा भाई नहीं बनना चाहता, मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की रक्षा कर सकता है। यूनिया उसके सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, आप बड़े भाई हैं और मैं छोटी बहन। मेरे अच्छे बड़े भाई, मेरा आज्ञाकारी होकर इंतजार करो, मेरे आने और तुम्हें लेने का इंतजार करो। आपको प्रोफेसर की बात सुननी चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। यूनिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बूढ़ी माँ की तरह लगातार निर्देश दे रही हो, फिर भी उसका दिल स्नेह से भरा हुआ था। स्क्रीन पर म्याओ म्याओ को देखकर, उसे अपने सामने खड़े देखकर, भले ही वे हजारों किलोमीटर दूर थे, उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर उसके चेहरे को सहला रही थीं। उसकी निगाहें स्नेहपूर्ण और गर्मजोशी से भरी थीं। आहली, नाश्ते के लिए उठने का समय हो गया है। दरवाजे के बाहर से एक कोमल महिला की आवाज़ सुनाई दी। लिंसिली ने खुद को सहारा देकर उठाया। उसे इस बात पर हैरानी हुई कि वह सुबह तक सोई रही। गर्भवती होने के बाद से उसे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आने लगी थी। आ रहा। नहाने के बाद लिंसिली ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। जी दी ने नाश्ते की मेज पहले ही सजा दी थी, जिसमें उसका पसंदीदा सोया दूध का सूप और भाप में पके हुए पकौड़े शामिल थे, जिनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। धन्यवाद आंटी डाई। अरे, मेरे साथ इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी बैठो और खाना खाओ। चूल्हे पर चिकन सूप पक रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। जीडी ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की, ध्यान से उसका पालन पोषण किया, जिससे उसे इस परिवार से स्नेह और अपनापन का एहसास हुआ। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में लौट आए और उस कंप्यूटर पर अपने ईमेल में लॉग इन किया जो यूनिया ने उसे इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। इनबॉक्स में 1 दर्जन से अधिक ईमेल थे, सभी एक ही प्रेषक से आए थे। आहली, तुम आजकल कहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम नहीं मिल रही हो, कृपया इसे देखकर जवाब देना। आहली, अंतिम परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और तुमने बहुत सारी कक्षाएं छोड़ दी हैं। तुम कई विषयों में फेल हो गई हो। ... आहली, परसों लिन कियान का 18वां जन्मदिन है। क्या तुम आओगे? ईमेल पढ़ने के बाद लिंसिली के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। गु युए, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। फिर भी जिस महिला को वह अपनी करीबी बहन मानती थी, उसी ने न केवल उसका प्रेमी छीन लिया, बल्कि लिन कियान के साथ मिलकर उसे धोखा भी दिया। और उस महिला में अब भी उसके बारे में पूछने का साहस था। लिंसिली ने ईमेल का जवाब देते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। मैं हाल ही में अच्छा कर रही हूँ। परसों की बात करें तो मेरी बहन का युवावस्था का उत्सव है। बेशक मैं वहां रहूंगी, मेरे पास उसके लिए एक बड़ा उपहार भी है। लिंसिली ने लैपटॉप बंद किया, थोड़ी देर सोचा, फिर परसों की योजनाओं के बारे में यूनिया को फ़ोन किया। उसे यूनिया की मदद की ज़रूरत थी। लिन कियान 2 दिन बाद होने वाले भोज के लिए पार्टी ड्रेस ट्राई करने और स्पा ट्रीटमेंट लेने में व्यस्त थी। उसका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था। शियांग, तुम्हें परसों आना होगा और उसे भी साथ लाना होगा। वाह वाह, कमाल है, सोचो तुमने ऐसे आदमी को पटा लिया। मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा करती हूँ कि मानो तुम्हारे सामने सिर झुका रही हूँ।
बाई जियांग बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक ब्यूटिशियन ने उसके चेहरे पर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाली और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगी। कितनी अफसोस की बात है कि मैं बीमार होने की वजह से बाई परिवार के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। मैं इस महान गुरु पेई को देखने से चूक गया। इस बार आपको उन्हें ज़रूर लाना होगा ताकि मैं उन्हें देख सकूं। बाई जियांग ने तुरंत वादा किया। फ़ोन रखने के बाद लिन कियान ने ताना मारा। बाई परिवार की हालत इतनी खराब है कि वे लिन परिवार के बराबर नहीं है, फिर भी बाई शियांग हमेशा उसके सामने इतना घमंड दिखाती है। और अब तो उसने मास्टर पेई को भी छीन लिया है, मानो वही सबसे बड़ी हस्ती हो। अपनी माँ के शब्दों को याद करके वह विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। यान परिवार जियांगजोऊ के महापौर परिवार के समान था। राजधानी में उनकी प्रतिष्ठा तो थी ही। उनकी माँ कहती थी कि अगर उनकी शादी मास्टर यान से हो जाए तो वे भी उच्च अधिकारियों की पत्नियां बन जाएंगी। महापौर यान का जल्द ही राजधानी में तबादला होने वाला था और तब तक वे राजधानी में एक अधिकारी की पत्नी बन चुकी होंगी, जो कि एक ऐसा उच्च पद था जिसका सपना ये आम लोग ही देख सकते थे। यान सोंग, मास्टर यान, सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार, जिसके बारे में कई स्कूली लड़कियां सपने देखती थीं। अतीत में उसने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब अपनी माँ के आश्वासनों से प्रेरित होकर वह सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इसलिए उस दिन उसे बेहद सज धज कर सबको चकित करना था। तभी रिंगटोन बजी। कॉलर आईडी देखते ही लिन कियान ने घृणा से भौहें चढ़ा ली और तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर भी कॉलर ने दोबारा डायल किया। लिन कियान ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, गू युए, आखिर तुम चाहती क्या हो? कियान, आहली ने मेरे ईमेल का जवाब दिया है। फ़ोन पर एक विनम्र महिला की आवाज़ आई, जिसकी ध्वनि में एक कोमल और सौम्य सुंदरता झलक रही थी। उसने तुम्हारे ईमेल का जवाब दिया, इससे मुझे क्या लेना देना? घर से निकाली गई एक बदचलन औरत, उसका नाम लेना भी मुझे घिनौना लगता है। अगर और कुछ नहीं तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ। अरे कियान, मेरी बात सुनो। क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि अगर मैं लिनसिली के खिलाफ साजिश रचने में तुम्हारी मदद करूँ तो तुम मुझे कुछ पैसे दोगी? तुम अपने वादे से मुकरोगी नहीं, गू युए ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लिन कियान ने व्यंग्य भरे लहजे में होंठ सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, ओह, तुम्हारे जैसे गरीब और दयनीय व्यक्ति को इतना भ्रम क्यों है? जरा पेशाब करके आईने में खुद को देख लो। मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। अध्याय 446, 134 एक दूसरे के विरुद्ध हो जाओ, संबंध तोड़ दो _8। उसने फ़ोन काट दिया और तुरंत ही कॉलर को ब्लॉक कर दिया। धिक्कार है, ये तो एक के बाद एक कृतज्ञता है, गू युए ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडी सी झंझनाहट भरी सांस ली और मन ही मन शुक्रगुजार थी कि उसने पहले सावधानी बरती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुल पार करने के बाद उसे जलाने की? तो फिर पार करने के बाद तख्ते उखाड़ने के लिए मुझे दोष मत देना। देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक टिकता है। तभी कोई उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? गू युए ने झट से मुस्कुराते हुए उस आदमी का हाथ प्यार से पकड़ लिया और बोली, कुछ नहीं, बस एक स्पैम कॉल थी। चलो खाना खाते हैं। रात में लिनसिली को एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें एक वीडियो और एक ऑडियो क्लिप थी, दोनों स्पष्ट रूप से संपादित थे। हंसते हुए उन्हें खोलते हुए उसे यह मज़ेदार लगा, जब आपको तकिए की ज़रूरत होती है तो नींद उसे आपके पास ले आती है। इन चीज़ों का मालिक आपके अनुमान से परे और कौन हो सकता है? यह एक तरह से कुत्ते का कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा जाने जैसा मामला लग रहा था, वाकई एक कड़वा परिणाम। खैर, उनमें से कोई भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा। लिनसिली ने वीडियो और ऑडियो की एक कॉपी जलाकर यूनिया को भेज दी। कुछ ही देर बाद यूनिया ने ओके का हाथ का इशारा करके जवाब दिया। फिर एक फ़ोन आया, कल हुईमिंग लॉ फर्म में जियांग हुईमिंग नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए आ जाना। तुम्हारे दादाजी की वसीयत उनके पास है और उसे प्रभावी होने के लिए तुम्हारे व्यक्तिगत हस्ताक्षर की आवश्यकता है। लिनसिली के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। ठीक है, मैं वहां ज़रूर आऊंगी। मैं कल किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगा। आपको जल्दी आराम कर लेना चाहिए, खासकर क्योंकि आप गर्भवती हैं। कॉल समाप्त होने से पहले जवाब आया। लेकिन लिनसिली इतनी उत्साहित थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। यूनिया के प्रति उसकी प्रशंसा बढ़ती गई। वह अजेय प्रतीत होती थी, मानो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह संभाल न सके। ऐसा लग रहा था कि उस समय उसका चुनाव सही था। बायरान ने यूनिया से एक कैफ़े में मिलने का इंतजाम किया था। जब यूनिया वहां पहुंची तब तक बायरान पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। आज उनके घुंघराले बाल एक तरफ संवारे हुए थे और उन्होंने बैंगनी रंग की शरीर से चिपकी हुई पोशाक पहनी हुई थी, जो कोमल और सुरुचिपूर्ण दोनों लग रही थी। एक ऐसा दृश्य जो आनंद से परिपक्व प्रतीत हो रहा था। आंटी बाई, जब अच्छी खबर आने वाली होती है तो इंसान हमेशा उत्साहित हो जाता है। क्या आपके पास कोई खुशखबरी है? बायरान मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। यूनिया की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। बायरान ने मेज पर एक शादी का निमंत्रण आगे बढ़ाया। आपको अगले महीने शादी में जरूर आना चाहिए और एक ड्रिंक लेनी चाहिए। यूनिया ने उसे खोला और खुशी और मधुरता से मुस्कुराते हुए जोड़े की तस्वीर पर एक नज़र डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बधाई हो आंटी बाई, आखिरकार आपको सारी मुश्किलों के बाद उम्मीद की किरण मिल ही गई। बायरान के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटी। थोड़ी देर बातचीत के बाद बायरान ने अचानक पूछा, यूनिया, क्या तुम्हें वो तितली वाली हेयर क्लिप याद है जो मैंने तुम्हें बचपन में दी थी? यूनिया ने एक पल सोचा। हाँ, ये बहुत सुंदर था। क्या यह अभी भी आपके पास है? यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे बहुत पहले खो दिया था। तुमने इसे खो दिया? बायरान ने भौहें चढ़ाईं। शियांग अप्रत्यक्ष रूप से यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या तितली के आकार की हेयर क्लिप का संबंध यूनिया द्वारा खोई गई क्लिप से है। सबूतों के अभाव में वह अटकलें लगाने में हिचकिचा रही थी, इसलिए उसने बस इतना ही कहा, बाय शियांग से सावधान रहें। यूनिया हंस पड़ी। क्या वह आपकी भतीजी नहीं है आंटी बाय?
क्या हुआ? बाईरान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैंने बाई परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। उनके मामलों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी भतीजी काफ़ी शातिर है, मुझे डर है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर सकती है। अरे, उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? क्या आंटी बाई को कुछ पता है? बाईरान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ खास पता नहीं है, बस सतर्क रहो, ज़्यादा सावधान रहने में तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। यूनिया हंस पड़ी। ठीक है, मैं आंटी बाई की सलाह मान लूंगी। फिर भी क्या बाई शियांग पेई किंगहान के साथ नहीं थी? वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगी? यूनिया को किसी पुरुष के अलावा कोई और कारण समझ में नहीं आया। यूनिया को यह बात पता थी कि बाई शियांग ज्ञानसोन को पसंद करती थी, लेकिन बाद में उसका पेई किंगहान से रिश्ता हो गया। अब पेई किंगहान और उसके बीच कोई संबंध नहीं था, जो कि काफ़ी दिलचस्प था। बाईरान की पिछली चेतावनी को ध्यान में रखते हुए उस खोई हुई हेयर क्लिप ने इसमें क्या भूमिका निभाई? आंटी बाई, आपने मुझे जो हेयर क्लिप दी थी वो एक जोड़ी में से एक थी, है ना? आपने दूसरी क्लिप बाई शियांग को दे दी थी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बाईरान ने आश्चर्य से कहा, आपको कैसे पता चला? यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने सही अनुमान लगाया था। 10 साल पहले जब वह पेई किंगहान के साथ थी तब उसकी हेयर क्लिप खो गई थी, और अब 1 दशक बाद दूसरी क्लिप की मालकिन पेई किंगहान के साथ ही थी। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? महज कुछ शब्दों में ही यूनिया ने एक स्पष्ट सुराग हासिल कर लिया था। अध्याय 447, 135 स्वर्ग को चुनौती देना, 9 मृत्यु और 1 जीवन। मैडम, ये भोज वाले दिन की निगरानी फुटेज है। बाई जियांग ने यूएसबी ड्राइव ली, बाहर कुछ शोर सुना और पूछा, बाहर क्या हो रहा है? अरे यार, इस बारे में बात ही मत करो। ग्रीन लेक से एक लाश निकाली गई है और ढेर सारे पुलिस वाले आ गए हैं। मुसीबत है, तुम जल्दी से ऊपर जाओ और छिप जाओ। पुलिस वालों को जितना कम देख पाओगे उतना ही अच्छा होगा। बाई शियांग ने मुंह बनाया, मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन फिर अपने अधिक महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सोचते हुए वह जल्दी से अपने कमरे में लौट गई। उसने निगरानी फुटेज को बार बार देखा। उसका ध्यान पेई किंगहान वाले हिस्से पर केंद्रित हो गया, जिसमें एक बेहद विचित्र बात थी। बाई शियांग ने विशेष रूप से उस जगह को ढूंढा और उस दिशा का पीछा किया जिधर वह उस समय देख रहा था। वास्तव में दूर एक आकृति दिखाई दी, लेकिन वह बहुत दूर थी और रात होने और बत्तियों के टिमटिमाने के कारण चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। लेकिन सिर्फ उस आकृति की पीठ को देखकर ही वह अजीब तरह से जानी पहचानी सी लगी। बाई शियांग ने अचानक अपना माथा पीटते हुए कहा, ये जी यूनिया है। जी यूनिया के बारे में सोचते ही उसका दिल अचानक बैठ गया। इससे उसे बाईरान की कही हुई बात याद आ गई, जिसे उसने पूरा नहीं किया था, वह व्यक्ति जिसे वह जानती थी। जब बाईरान की शादी यून परिवार में हुई तो वह निश्चित रूप से अपनी सौतेली बेटी का दिल जीतना चाहेगी, और जी यूनिया की उम्र भी लगभग उतनी ही होने के कारण उसके अलावा और कौन हो सकता है? जी हाँ, वह जी यूनिया ही थी। पेई किंगहान के दिलों में जिस व्यक्ति के लिए स्नेह था वह वास्तव में जी यूनिया ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों कैसे उलझ गए, और हालांकि पेई किंगहान स्मृतिभ्रंश से पीड़ित थी, जी यूनिया भी ऐसी क्यों लग रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, अंत में वह केवल वही हो सकती थी। बाई जियांग ने मन ही मन दांत पीसते हुए पेई परिवार से मिलने जाने का फैसला किया। रिश्तों को नियमित रूप से बनाए रखना जरूरी है, मौके का फायदा उठाएं वरना सब कुछ ठंडे पड़ जाएगा। बाई शियांग को दोबारा देखकर आहलिंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि वह इसे न जान सके। मिस बाई, मेरे साथ अंदर आइए। तभी एक कार रुकी और चौड़ी पीठ और भालू जैसे कद वाला एक आदमी बड़े बड़े कदमों से बाहर निकला। इस व्यक्ति को देखकर बाई शियांग अवचेतन रूप से तनावग्रस्त हो गई। वह आदमी इतना क्रूर लग रहा था कि उसे गहरा सदमा लगा। युएशिंग ने बाई शियांग को एक नज़र देखा, मानो वह याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वह कौन है। याद आते ही उसकी भौहें इतनी सिकुड़ गईं कि एक मक्खी भी मर जाए। फिर से तुम भाई हान से मिलने आए हो? बाई जियांग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। महिलाओं को हमेशा इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, युएशिंग ने गुस्से में कहा और विला की ओर चल पड़ी। जब वह दूर चला गया तो आहलिंग ने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम युशिंग है, वह बॉस का दाहिना हाथ है। लेकिन उसकी क्रूर शक्ल पर मत जाओ, असल में वह एक दयालु इंसान है। बाई जियांग ने दबी हुई मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि वह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता। कम से कम उसे इस बात की जानकारी तो थी। मन ही मन सोचते हुए आहलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, उसकी कोई बुरी मंशा नहीं होती। विला में प्रवेश करते समय दोनों ने बातें की। बाई जियांग कुछ देर तक बैठक कक्ष में इंतजार करती रही, जब तक कि युएशिंग और फूबाई दोनों प्रकट नहीं हो गए और आहलिंग द्वारा पेई किंगहान को सूचित किए जाने के बाद उसे अंदर जाने की अनुमति दी गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी उच्च पदस्थ अधिकारी से मुलाकात हो रही हो, जिससे बाई जियांग काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। हालांकि जब उसने पेई किंगहान को देखा तो उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। किंगहान, कल मेरे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? बाई शियांग ने झिझकते हुए पूछा। पेई किंगहान ने बिना किसी झिझक के सहमति जताते हुए कहा, जरूर। इस त्वरित समझौते को देखकर बाई शियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने खुशी से कहा, सचमुच। ऐसा प्रतीत होता था कि पेई किंगहान उतना उदासीन नहीं था जितना वह दिखता था, उसके दिल में उसके लिए अभी भी एक जगह जरूर होगी। पेई किंगहान ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन थीं, उनमें कोई भावना नहीं थी। तुम क्या सोचती हो? बाई शियांग का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर वह मुस्कुराए और बोली, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। पेई किंगहान ने शांत भाव से सिर हिलाया, मुझे कुछ काम है। अगर और कुछ नहीं है तो आपको चले जाना चाहिए। इतनी रात हो गई थी और उसने उसे रात रुकने का प्रस्ताव तक नहीं दिया।
बाई शियांग शियांग ने मन ही मन उसकी इस असंवेदनशीलता पर उसे कोसा, लेकिन ज्यादा जिद न करते हुए उसे आज्ञाकारी होकर वहां से जाना पड़ा, भले ही उसे अंदर से बहुत दुख हुआ। युशिंग, देखो ये रात रोमांच के लिए कितनी शानदार है। हमें इतनी खूबसूरत चांदनी और शांत रात को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो शराब पीने चलते हैं। शियाओ बेई से कुछ लड़कियों को बुलवाओ और आज रात खूब मस्ती होगी। फू बाई ने युशिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन युशिंग की नज़र देखकर वह रुक गया। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे इस जगह पर नज़र रखनी होगी, किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना होगा। अरे तुम बड़े काले भालू, तुम्हें तो जिंदगी का मजा लेना ही नहीं आता। ये सब काम अपने मातहतों पर छोड़ दो, उनका काम ही यही तो है ना? वरना उन्हें सुअरों को खिलाने के लिए क्यों रखना? युएशिंग ने चिढ़कर कहा, क्या भाई हान हमें भी सुअर बनने की शिक्षा देते हैं? फू बाय, अरे जिद्दी भालू, मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो पता ही नहीं चलता कि दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। लड़ाई झगड़े और उपद्रव करने के अलावा क्या तुम लड़कियों को पटाना या शराब पीना नहीं सीख सकते? तुम किसी गैंग मैनेजर जैसे बिल्कुल नहीं लगते, तुम पुलिस से भी ज़्यादा समर्पित हो। अध्याय 448 135 स्वर्ग को चुनौती देना, 9 मृत्यु और एक जीवन अंडरस्कोर 2। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं भाई हान का हूं, मुझे उनके प्रति वफादार रहना चाहिए और अपने से नीचे के सैकड़ों भाइयों के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए, युएशिंग ने धार्मिक भाव से कहा। फू बाई को उसके लिए कुछ कहने को नहीं मिला, अब तो बॉस की भी गर्लफ्रेंड है, तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते, ऐसे ही नहीं चल सकता। मेरी बात सुनो, आज रात मेरे साथ घूमने चलो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम इतने खुश हो जाओगे कि सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। अचानक कुछ याद आने पर युएशिंग ने पूछा, क्या भाई हान सचमुच उस महिला को पसंद करते हैं? फू बाई ने उसकी तरफ देखा, क्या तुम बॉस की औरत के बारे में हुक्म चलाना शुरू नहीं करोगे? मुझे हमेशा से शक था कि तुम्हारे मन में बॉस के लिए कुछ नापाक विचार हैं। अचानक उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। युएशिंग उसके जितना गंदी सोच वाला नहीं था, इसलिए वह इस तरह नहीं सोच सकता था। क्या नहीं हो सकता? देखो, उस औरत से पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि वो बॉस को 10 साल से जानती है। बॉस को अक्सर सिरदर्द रहता है ना? क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है। युएशिंग का माथा और भी सिकुड़ गया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? भाई हान उसे कब से जानते हैं, मुझे कैसे नहीं पता? क्या तुम बॉस के पेट में चुभने वाले कीड़े हो? क्या उसे हर बात की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ती है कि वह किससे मिलता है? फू बाई ने व्यंग्य से कहा। उसे बॉस के आसपास इस बड़े काले भालू को चिपके हुए देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह बेहद घिनौना था, दखलंदाजी करने वाली सास से भी बदतर। युएशिंग ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं भाई हान के साथ बचपन से पली बड़ी हूँ, मैं उनके बारे में क्या नहीं जानती? और जहां तक उनकी मुलाकातों की बात है, मैं वो हूं जो धोखे में नहीं आने वाली, इसलिए यह औरत। श्रीमान फू, पीछे से अचानक एक कोमल महिला की आवाज आई, जिसने युएशिंग के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। बीच में बात बाधित होने से युएशिंग बहुत नाराज हुआ। उसने सिर घुमाकर देखा तो वही महिला फिर से खड़ी थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फू बाई ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मिस बाई, क्या बात है? बाई शियांग शियांग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरे ड्राइवर को कुछ काम आ गया और वो जल्दी चला गया। श्रीमान फू, क्या आप मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं? फू बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। युएशिंग ने ठंडी सी सांस ली, मुड़ा और चला गया। इस महिला को देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। युएशिंग की मजबूत पीठ को देखते हुए बाई शियांग शियांग ने मन ही मन अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या इस आदमी को कुछ पता था? इसका दोष उस पर नहीं डाला जा सकता, लगता है मुझे कोई योजना बनानी होगी। रात भर में और भी सपने आते हैं, देर करना ठीक नहीं है। आंखें घुमाते हुए उसने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और बोली, मुझे पहले शौचालय जाना है। फू बाई ने पास की नौकरानी को इशारा किया, मिस बाई को शौचालय ले चलो। शाओ हुंग नाम की नौकरानी तुरंत खुशी खुशी दौड़कर आए और बोली, मिस बाई, मैं आपको ले जाऊंगी। वह महान होगा। छोटी नौकरानी ने शर्माते हुए मुस्कुराया। जियाओ हुंग उसे शौचालय के दरवाजे तक ले गई और बाई जियांग ने कहा, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकती हैं? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। मिस बाई, कृपया एक पल रुकिए, जियाओ हुंग ने जवाब दिया और फिर तेजी से भाग गई। बाई शियांग शियांग ने अपने लंबे बालों को झटका दिया, चारों ओर नजर डाली, उसे कोई निगरानी नजर नहीं आई और फिर वह एक खास कमरे की ओर चल पड़ी। उसे याद आया कि युएशिंग अभी अभी इसी दिशा में गया था और बहन आहलिंग ने बताया था कि युएशिंग भी अक्सर यहीं रहता था। कुछ ही कदम चलने के बाद उसके सामने का दरवाजा खुला और युएशिंग जैकेट पहनते हुए बाहर निकली। बाई शियांग शियांग को देखकर उसने स्वाभाविक रूप से भौहें सिकुड़ी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाई शियांग शियांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए युएशिंग की ओर कदम बढ़ाया और कहा, भाई युएशिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया है? आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते? मेरा दिल सचमुच टूट गया है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें चीनी नववर्ष की तरह पसंद करे, युएशिंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और जाने के लिए एक कदम बढ़ाया। जब वह बाई शियांग शियांग के पास से गुजरा तो उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई युएशिंग, क्या आपको किसी को नापसंद करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती? मैं तब तक बदल जाऊंगी जब तक आप मुझे पसंद करने न लगें। युएशिंग ने अपना हाथ झटके से दूर कर दिया, जिससे बाई जियांग लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही गई। कोई वजह नहीं है, तुम मुझे बस परेशान करते हो। यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे कठोर व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। उसने धमकी भरे अंदाज में मुट्ठी हिलाई, उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चमक रही थीं। बाई शियांग शियांग लगभग डर के मारे कांप उठी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और बोली, भाई युएशिंग, मैं किंग हान को बहुत समय से पसंद करती हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसके अच्छे भाई होने के नाते क्या आप हमारा साथ और आशीर्वाद नहीं दे सकते?
मैं किंगहान के बिना नहीं रह सकती, कृपया। वह बुरी तरह रोने लगी। दुर्भाग्यवश युएशेंग में महिलाओं के प्रति कोमल भाव रखने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी। किसी महिला को रोते देख वह बेहद क्रोधित हो जाता था। तो जाकर मर जाओ। मुझसे भीख क्यों मांग रही हो? मैं हान भाई नहीं हूँ। बाई शियांग की आंखों में एक गहरी उदासी झलक उठी। यह आदमी जाल में क्यों नहीं फंस रहा था? युएशेंग उस पागल जैसी हरकतें करने वाली औरत से उलझना नहीं चाहता था। जैसे ही वह जाने लगा, वह अचानक उस पर झपटी और उसकी बाहों में आ गिरी। युएशेंग की प्रतिक्रिया इतनी अचानक थी कि वह अचंभित रह गया। अध्याय 449 135 स्वर्ग को चुनौती देना, 9 मृत्यु और एक जीवन _ 3। भाई युएशेंग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर पेई की पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आह, मदद करो! महिला चिल्ला रही थी और अपने कपड़े नोच रही थी, जिससे युएशेंग अवाक रह गया। यह क्या है? पीछे पीछे आ रही शाओ होंग ने यह दृश्य देखकर अपना चाय का कप जोर से गिरा दिया और मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाई, ये बहुत भयानक है। कोई जल्दी आओ, मिस बाई पर मिस्टर यू ने हमला किया है। युएशेंग, बाई जियांग ने मन ही मन सोचा कि शियाओ होंग को मुसीबत खड़ी करना बखूबी आता है और भविष्य में उसे इसका अच्छा इनाम जरूर मिलेगा। जब तक युएशेंग को होश आया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने आक्रामक ऊर्जा के आवेग में बाई शियांग को लात मारकर बाहर फेंक दिया और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहकर वह बाई शियांग की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे जान से मार डालना चाहता हो। बाई शियांग को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भयानक रूप से क्रोधित हो जाएगा। उसकी लात से उसकी आंतें लगभग बाहर निकल आईं। उसने मन ही मन सोचा, जितना अधिक क्रोधित होगा उतना ही अच्छा होगा। हालांकि उसके चेहरे पर और भी अधिक घबराहट और बेबसी झलक रही थी, सिसकते हुए। भाई युएशेंग, मैं मास्टर पेई की पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मैं अपनी बेगुनाही बचाने के लिए मरना पसंद करूंगी। युएशेंग इतना क्रोधित था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह जान से मारने की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। ये औरत हद से ज्यादा परेशान करने वाली थी। जियाओ होंग अचानक बाहर निकली और बाई जियांग के सामने खड़ी हो गई। आप मिस बाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, श्री पेई आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। शाओ होंग से हर उठी, लेकिन अंततः न्याय की भावना प्रबल हुई और वह बिना हिले डुले हठपूर्वक अपनी जगह पर डटी रही। यहाँ क्या हो रहा है? आहलिंग और युएशेंग थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे और दृश्य देखकर आश्चर्य से उनके मुंह खुले रह गए। आहलिंग जल्दी से बाई शियांग को उठाने के लिए आगे बढ़ी। दर्द से पसीने से तर बाई शियांग के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे उसका गोरा कंधा साफ दिखाई दे रहा था, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि क्या हुआ था। बहन आहलिंग, बाई जियांग रोते हुए उनकी बाहों में जा गिरी। आहलिंग ने भौहें चढ़ाकर धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आखिर हुआ क्या? बाई जियांग बस रोती रही, इतनी बुरी तरह से सिसक रही थी मानो उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। फिर जियाओ होंग आगे बढ़ी और उसने घटना का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। उसने बाई शियांग की बातें सुनी थीं और देखा था कि युएशेंग ने उसे कैसे अपमानित किया था, इसलिए उसे लगा कि मिस बाई के सम्मान की रक्षा करना आवश्यक है। पहली बात तो ये थी कि मिस बाई मास्टर पेई की थी और सिर्फ इसी वजह से उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा मिस बाई खुद दयालु थी, उनमें जरा भी अहंकार नहीं था और शियाओ होंग उन्हें बहुत पसंद करता था। दूसरे, युएशेंग बेहद क्रूर और उग्र स्वभाव का था। कई नौकर उससे डरते थे और शियाओ होंग भी इसका अपवाद नहीं था। उसके लिए भावुक होकर खूबसूरत मिस बाई को देखकर मोहित हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। आहलिंग ने माथे पर गहरी शिकन के साथ सुना और रोती हुई बाई शियांग की ओर सिर घुमाकर पूछा, क्या शियाओ होंग ने जो कहा वह सच है? वह युएशेंग को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह बाई शियांग पर हमला कैसे कर सकता था, जो कोई असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी। बाई शियांग की ओर उसकी निगाहें जटिल हो गईं, लेकिन युएशेंग को उससे कोई शिकायत नहीं थी। बाई शियांग उसे फंसाएगी क्यों? ये बात समझ में नहीं आती थी। बाई शियांग सिसकते हुए बोली, अगर आहलिंग बहन मुझ पर विश्वास नहीं करती तो पूछने का क्या फ़ायदा? जीने का मेरा कोई सम्मान नहीं, मर जाना ही बेहतर है। ये कहते हुए उसने खुद को एक खंभे से टकराने की कोशिश की, लेकिन शियाओ होंग ने झट से उसे पीछे खींच लिया। सुश्री बाई, आपको शांत रहना होगा। चलिए मास्टर पेई के पास चलते हैं, वह निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। फू बाई ने गंभीर चेहरा बनाते हुए युएशेंग के कंधे पर थपथपाया और झुककर बोला, ये सच नहीं हो सकता, है ना? युएशेंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए और मुट्ठी भींचते हुए बाई शियांग की ओर दौड़ते हुए कहा, अरे कुतिया, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। फू बाई ने झट से उसे पकड़ लिया। अरे जाहिल, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? देखते हैं मालिक तुम्हारे साथ क्या करता है। बाई जियांग डर के मारे शियाओ होंग के पीछे छिप गई, जबकि शियाओ होंग ने उसे एक मुर्गी की तरह अपने बच्चे की रक्षा करते हुए सुरक्षित रखा। क्या बात है? उसी क्षण एक उदासीन आवाज सुनाई दी। पेई किंगहान चलकर वहां पहुंची। रोते हुए बाई जियांग ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। किंगहान, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा, वरना मैं सचमुच जी नहीं पाऊंगी। पेई किंगहान ने अपनी बाहें उठाईं और आहलिंग की ओर सिर घुमाते हुए पूछा, तुम बताओ क्या हुआ? आहलिंग बोलने ही वाली थी कि शियाओ होंग चिल्लाते हुए बोली, मास्टर पेई, मैंने अभी अपनी आंखों से युएशेंग को मिस बाई पर हमला करने की कोशिश करते देखा। उन्होंने उसका जमकर विरोध किया, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। देखो उसने मिस बाई के साथ क्या किया, आपको उनका साथ देना ही होगा। पेई किंगहान की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने धीरे से बाई शियांग को दूर धकेल दिया। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई, क्या शियाओ होंग ने जो कहा वह सच है? बाई जियांग को मन ही मन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके सामने मौजूद सबूतों के बावजूद पेई किंगहान युएशेंग पर उससे ज्यादा भरोसा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अध्याय 450 135 स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध 9 मृत्यु और एक जीवन _ 4। नहीं, इसका युएशेंग से कोई लेना देना नहीं है। ये सब
सब मेरी गलती है, मुझे इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृपया मेरी वजह से युएशेंग को दंडित न करें, इससे आप दोनों के बीच भाईचारे का रिश्ता टूट सकता है। इतना धैर्य और निस्वार्थ भाव, इसने शियाओ होन को बहुत प्रभावित किया। मिस बाय, आप अब भी सच क्यों नहीं बता रही हैं? साफ तौर पर युएशेंग ही था जिसके मन में वासना भरी भावनाएं थीं और उसने आपको इस तरह चोट पहुंचाई। आप अभी भी उसकी भावनाओं के बारे में कैसे सोच सकती हैं? शाओ होन, बस करो। बाय शियांग शियांग ने उसे घूरते हुए कहा, मास्टर पेई को एक स्त्री के लिए भाईचारे के बंधन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे उनके अनुयायी निराश हो जाएंगे। वैसे भी यह कोई गंभीर बात नहीं है। इन शब्दों के साथ, अगर पेई किंगहान युएशेंग से नहीं निपटती तो क्या ये सही और गलत के बीच के अंतर को अनदेखा करना नहीं होगा? हर वाक्य एक जाल था। पेई किंगहान की निगाहें उदासीनता से उसके चेहरे पर घूमी, फिर युएशेंग पर टिक गईं। युएशेंग, तुम बोलो। युएशेंग ने बाय शियांग शियांग को गुस्से से घूरा, जिससे वह डर के मारे कांप उठी और बेहद दयनीय लग रही थी। युएशेंग ने पेई किंगहान की आंखों में सीधे देखते हुए दृढ़ता से कहा, ये वही औरत थी जो खुद भाग गई थी। मुझ पर झूठे आरोप लगाते हुए वह अपने कपड़े फाड़ने लगी। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ, मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ। भाईहान की दयालुता को ठुकराकर मुझ जैसे निर्दयी आदमी को लुभाने की कोशिश क्यों करेगी, है ना? गुस्से से आग बबूला होकर शाओ होन उछल पड़ी और उंगली उठाकर उसे कोसते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे मन में बुरी नजर थी, तुमने मिस बाई पर जबरदस्ती करने की कोशिश की और अब तुम कहानी को पलटकर उसे बदनाम कर रहे हो। इस दुनिया में इतना बेशर्म आदमी कैसे हो सकता है? युएशेंग ने उसे गुस्से से घूरा और शियाओ होन भय से कांप उठी, उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। बेवकूफ, बाई जियांग ने शियाओ होन की ओर सिर हिलाते हुए कहा, शियाओ होन, बोलना बंद करो, निर्दोषों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना सिर घुमाकर पेई किंगहान की ओर देखा और कहा, किंगहान, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, मैं इस बार सब मेरी ही गलती है। कितना दयालु और सहनशील। बोलते बोलते वह बेहोश हो गई। पेई किंगहान के सबसे करीब होने के कारण वह फर्श पर गिर पड़ी, फिर भी पेई किंगहान उसकी मदद के लिए आगे नहीं दौड़ा। धड़ाम, उसका सिर फर्श पर जा गिरा और ये दर्दनाक आवाज थी। जियाओ होंग जल्दी से बाई जियांग को उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी और पेई किंगहान पर तिरस्कार भरी नजर डाली। पेई किंगहान ने आहलिंग की ओर देखा, कृपया डॉक्टर को बुलाकर उसकी जांच करवा लें। आहलिंग और शियाओ होंग ने बेहोश पड़ी बाई शियांग को सहारा देते हुए वहां से प्रस्थान किया। पेई किंगहान ने युएशेंग की ओर देखा, जिसने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, भाई हान, आप उस छोटी कमीनी की बातों पर मेरी बातों से ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, है ना? युशेंग, तुम मेरे साथ कितने सालों से हो? पेई किंगहान ने अचानक पूछा। युएशेंग ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। उसकी इस मूर्खतापूर्ण हरकत को देखकर फूबाई को अपनी हंसी रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में उसने कहा, 18 साल। पेई किंगहान ने हल्के से सिर हिलाया, अगर मैं 18 साल बाद भी किसी को नहीं समझ पाता तो बॉस बदलने का समय आ गया है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। युएशेंग ने फूबाई की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं और पूछा, भाई हान का इससे क्या मतलब है? फूबाई ने आंखें घुमाते हुए कहा, लगता है अब से मुझे तुम्हें बेवकूफ़ भालू कहना पड़ेगा। तुम सच में एक मूर्ख हो। बॉस साफ तौर पर तुम्हारा बचाव कर रहा है। युएशेंग ने उस पर एक घूंसा मारा और कहा, अपना मुंह साफ रखो, मुझे फंसाया जा रहा है। फूबाई ने चतुराई से वार को टालते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई बिना किसी अच्छे कारण के तुम्हें फंसाने के लिए इतनी मेहनत करेगा? लेकिन तुम, बेवकूफ़ भालू, ये तो वाकई संदिग्ध है। बताओ, क्या तुम सचमुच उस युवती की सुंदरता पर मोहित हो गए? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, वह मालिक की औरत है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे फंसाया जा रहा है। भले ही वह बेमिसाल खूबसूरत हो, फिर भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। तो फिर आपको कौन पसंद है? मुझे पसंद है। युएशेंग का गला रुंध गया और फिर अचानक गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? बहन आहलिंग, मिसबाई की हालत तो बहुत दयनीय है। अभी भी मास्टर पेई युएशेंग का ही पक्ष ले रहे हैं, ये तो बेहद गुस्सा दिलाने वाली बात है। मिसबाई भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करेंगी? कमरे से निकलते हुए शियाओ होंग ने शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आहलिंग ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो, अभी तो तुम ही सबसे ज्यादा उत्तेजित थीं। जो तुम अपनी आंखों से देखती हो, जरूरी नहीं कि वही सच हो। कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें अपने धोखे का हिसाब चुकाना पड़े, इसीलिए तो तुम किसी अमीर परिवार में नहीं रह सकती। इस रवैये के साथ तो देर सवेर तुम्हारी बेइज्जती हो ही जाएगी। बाई शियांग में कुछ चालाकियां तो थी, लेकिन वह बहुत भोली थी। इन धूर्त लोगों के सामने वह महज घर घर खेल रही थी, हास्यास्पद। ये कहना कि युएशेंग उस पर जबरदस्ती करना चाहता था, सदी का सबसे बड़ा मजाक था। फूबाई की बात तो शायद सच हो सकती थी, लेकिन युएशेंग, ये तो साफ तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाना था। युएशेंग को जानने वाला हर कोई यह समझता था कि वह मास्टर पेई के अलावा किसी और के प्रति वफादार नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई महिला उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। बाई शियांग से कहीं अधिक सुंदर महिलाएं थीं, जिन्हें युएशेंग ने कलाई और टखने तोड़कर भगा दिया था। मास्टर पेई के प्रति उसकी वफादारी बेपरवाही भरी थी, लगभग वैसी ही जैसी झांगफी की लियू बेई के प्रति थी, अटूट निष्ठा। ये सोचना भी असंभव था कि वह मास्टर पेई की महिला पर हमला करेगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।